आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चैप्टर 1 के अंदर कुछ बेसिक्स समझेंगे और जो ये हमारी पहली वीडियो होगी ये कि इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, तो इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि संख्या को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती है, मतलब संख्या पद्धति के बारे में हमें पता होना चाहिए। संख्या पद्धति बेसिकली 3 प्रकार की होती है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है। पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरा टाइप होता है काल्पनिक संख्या और तीसरा होता है इसमें मिश्रित संख्या। क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वास्तविक संख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या ये क्लास 11-12 का कंटेंट होता है, तो ये हमारे काम का है नहीं। हमें स्पेशली ध्यान देना होगा वास्तविक संख्या के ऊपर। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वो होती है जिसे हम वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में होती है जिन्हें हम वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आप लोग सब जानते होंगे संख्या रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनती है। इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। ये संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा पर हम जिन भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। समस्त परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। या जिन भी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ परिमेय और अपरिमेय दो चीज़ों से मिलकर के वास्तविक संख्या बनी है, तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 3/4, 1/2, 5/7, पाई, √4, √25, √16, √23, √17, √3/2, 2√3, 7√3, 26। इसमें कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाती है, जैसे 1.25, 1.7325, 1.3, इसके ऊपर ऐसे बार, 1.28, उसके ऊपर भी ऐसे बार। या फिर कुछ इस तरीके की संख्याएं आती है जो पॉइंट के बाद भी आगे तक चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि 1.23756। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं आती है। अब हम इसमें ढंग से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ कुछ संख्याएं परिमेय संख्या है, जैसे कुछ अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, √3/2 एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे कि हम लोग क्लास 9th के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 होगा एवं P एवं Q से अभाज्य संख्या होते हैं। अब यहाँ Q = not equal to 0 क्यों लिखा हुआ है, इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2। अगर यदि आप इसको P/Q के रूप में लिखना चाहेंगे तो 2/1 लिख देंगे, और क्या बराबर में P/Q लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या थी 7, इसका आप P/Q के रूप में लिखना चाहेंगे, 7/1 लिख दिया। कोई संख्या आ गई डायरेक्टली आपके सामने, आपने उसको 3/2 लिख दिया, P/Q के रूप में आ गया। मान लीजिए कोई संख्या 1 है, अब आप 1 की जगह पे यहाँ पे 0 लिखना चाह रहे हैं, तो ये जो मान है ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ये गणित की भाषा में एक ऐसा मान होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब समझा नहीं सकते। इसको हल करने पे अनंत आता है। इस वजह से हम Q = यहाँ पर 0 काम में लेते हैं। P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं होती है, तो इसका सिंपल सा अर्थ ही होता है। इसको हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं परिमेय संख्या के, जैसे 3/2, 5/3, 1/3। इसमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती है, बटा -2/3, -4, 0, 7, 8, इस तरह की कुछ संख्याएं हो सकती है। यदि हम इन्हें P/Q के रूप में लिखना चाहें तो बटा एक यहाँ पर भी, और इन सब के नीचे बटा 1 लगा सकते हैं, ठीक है।
अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं हमारी अपरिमेय संख्या ये क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय वे हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी परिभाषा सेम रहेगी। यहाँ पर भी वही q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपको मैं समझा ही चुका हूँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा। अब यहाँ अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे √3, √5, √7, √7/2, 3√2, 5√3, -5√3, -√2 इत्यादि संख्याएं ये सब हो सकती है। यदि दशमलव में कोई ऐसी संख्या जिसका प्रसार खत्म नहीं हो रहा है, जैसे 5, 7, 3, 7, 8, 4 और ये आगे तक जा रहा है। इसके अलावा कुछ और संख्याएं भी हम ले सकते हैं, जैसे 2.3, 5, 7 और इसका प्रसार बिल्कुल आगे तक जा रहा है, जो कहीं समाप्त नहीं हो रहा है। ये सभी हमारा अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम अगला समझने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक संख्या। इस संख्या के बारे में आप सभी लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। जब तक ये हमें समझ में नहीं आती है तो उसके अलावा हम अन्य संख्याओं को नहीं सीख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत की ओर जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आगे तक जा रही है। ठीक है, अनंत की ओर जा रही है। हमें नहीं पता ये कहाँ जाके ख़त्म होगी, पर हम ये कह सकते हैं कि ये अनंत की ओर जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा प्रकार आता है पूर्ण संख्याएं। हम एक बार पूर्ण संख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत की ओर जाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी उसी तरीके से अनंत की ओर जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, एक तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या है और एक आपकी पूर्ण संख्या है, इन दोनों में एक ही फ़र्क है। प्राकृत होगी 1 से स्टार्ट और पूर्ण होगी 0 से स्टार्ट। ठीक है, दोनों जाएगी अनंत की ओर ही। अब हम अगला प्रकार बढ़ते हैं संख्याओं का, वो है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक की क्या परिभाषा है, एक बार इसको समझते हैं। 0 के साथ सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक। हमें यहाँ स्पेशली ध्यान देना, हमने यहाँ 3 बातों पर ध्यान देना है ज़्यादा। 0 सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, उस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ये संख्या रेखा बनाई, ठीक है, इन दोनों साइड एरो का मतलब है कि ये आगे तक भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम जितनी वैल्यू रखना चाहेंगे उतना ही मान यूज़ करेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस तरफ 0 से हमेशा दाईं तरफ, राइट साइड 0 से हमेशा दाईं तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और 0 से इधर बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव। यानी यहाँ पर आपका जो भी मान होएगा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। अब आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए, सवाल में आपको ऐसे दे सकता है कि आप बताइए, किसी सवाल के अंदर आपको सवाल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपसे सवाल में पूछ सकता है कि धनात्मक पूर्णांक के तौर पे पूछ सकता है सवाल को, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक के तौर पे पूछ सकता है। तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में इतना ही फर्क है कि धनात्मक के आगे कोई चिन्ह का उपयोग नहीं हो रहा और ऋणात्मक पूर्णांक के आगे माइनस के चिन्ह का उपयोग होता है। कुछ सवाल आएंगे, उनका आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगला हमारा प्रकार होता है, अभी हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है तो इसलिए हम इसमें धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें समझते चलेंगे। पहले जो भी हमने पढ़ रखा है एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली संख्या है सम संख्या। इसके बारे में सभी जानते हैं, एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी इसकी नॉलेज होती है। हम एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, मैंने यहाँ तक की संख्या लिखी और ये आगे तक भी हो सकती है। अब मान लीजिए मैं इन सभी संख्याओं में एक बार 2 का भाग देने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने इन सभी के नीचे बटा 2 लगा दिया। ठीक है,
अब आप सभी को भी पता है कि यहाँ कुछ संख्याएं तो ऐसी होगी जो 2 के पहाड़े में आती है एक प्रकार से, इसका मतलब उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, ठीक है, उनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। जैसे मान लीजिए 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है, यानी 2 में 2 का भाग गया। क्या 4 में 2 का भाग जा रहा है? जाता है। 6 में 2 का भाग जाता है? जाता है। 8 में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 10 में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 12 में जा रहा है? जा रहा है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से जब हम एक में 2 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.5, ठीक है। इसमें यदि 1 में 2 का भाग देंगे, इसमें उत्तर आएगा हमारा 0.5। 3 में 2 का भाग देंगे, हमारा उत्तर आएगा 1.5, और 5 में 2 का भाग देंगे, हमारा उत्तर आएगा 2.5। मतलब हमें यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं प्राप्त हो रही है। और हमने परिभाषा में कहा है कि वह संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह हमारी सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और आगे तक अन्य संख्याएं भी हो सकती है। इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये सम संख्या होगी। और जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है वो कौन सी होगी, उसके बारे में आप सभी समझ पा रहे हैं, विषम संख्या होगी। हम उसको और समझ लेते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और आगे तक, ठीक है। ये सभी वे संख्या हैं, इनमें 2 का भाग दिया जाए तो 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, यहाँ पे हमें उत्तर दशमलव में प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए ये सभी कौन सी संख्याएं होगी? विषम संख्याएं होगी। जो सम नहीं है वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। जो अभी इस प्रश्नावली में हमारे लिए 3 तरह के परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद में भाज्य अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। अब हम अभाज्य संख्या को समझने की कोशिश करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है, वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। यह है हमारी पहली परिभाषा, ठीक है, ये हमारी पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हमने लिखी है कि वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल एक और स्वयं ही होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे सर ने एक शब्द का उपयोग किया है गुणनखंड, तो इसको भी हम आगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं आपको समझाता हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमारी शीट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब आप लोग भी मेरे साथ साथ बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ 2 से, और 1 के बारे में भी मैं आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के अंदर किस किस का भाग जाता है? अगर यदि हम मान लीजिए 2 की बात कर रहे हैं, 2 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए हम इसके अलावा एक संख्या और लेते हैं 3। 3 में किस किस का पूरा भाग जाता है? 3 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, 3 में 3 का भाग जाता है। इसके अलावा तो किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अब हम 5 की बात करते हैं। 5 में 1 का भाग जाता है और 5 में 5 का ही भाग जाता है, ठीक है। अब हम 7 की बात करते हैं। 7 के अंदर 1 का भाग जाता है और 7 का भाग जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसमें केवल 1 का ही भाग जा रहा है या फिर संख्या का खुद का भाग जा रहा है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 4 लिया, ठीक है। 4 में किस किस का भाग जाता है एक बार देखते हैं। यानी 4 में 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही। 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 4 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही, 4 का भी भाग जा रहा है। हम अगली संख्या लेते हैं 6। 6 को एक बार चेक करते हैं, क्या 6 में 1 का भाग जा रहा है? जाता है। 6 में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 6 में 6 का भाग जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 8। 8 में 1 का भाग जा रहा है? जाता है। 8 में 2 का भी भाग जाएगा? जाता है। 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 8 के अंदर अब हम देखते हैं किसका भाग जा सकता है? 4 का जाता है। 8 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा और 8 में 8 का भाग जाएगा। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर देख करके समझ में आ रहा होगा कि हमने जो अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखी है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ 2 लिखा था, तो 2 में हमने 1 का भाग दिया, तो उत्तर कितना आया यहाँ पे हमारा हल करने पे? 2 आ गया, यानी ये तो पूरा पूरा भाग गया। 2 में 2 का भाग दिया तो उत्तर कितना आ गया था हमारा? 1। यहाँ भी मतलब पूरा का पूरा भाग गया। अब आपको समझ में आ रहा है, पूरा भाग जाने का मतलब ये होता है कि जो हमें उत्तर मिलेगा, जो हमें भागफल मिलेगा भाग देने के बाद में, वो एक पूरी संख्या होनी चाहिए, पॉइंटों में हमारा उत्तर नहीं होना चाहिए। आया अब आप लोगों को समझ में, ठीक है। इसी तरीके से 3 में है, 5 में है, 7 में है।
अब जैसे 4 है, 4 के अंदर आपने 1 का भाग दिया, गया 4 बार गया। 4 में 2 का भाग दिया आपने, 2 बार गया। 4 में 4 का भाग दिया आपने, 1 बार गया। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम 6 की बात करते हैं तो 6 में आपने 1 का भाग दिया, 6 बार गया। 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया। 6 में 6 का भाग दिया, 1 बार गया। और 8 में 1 का भाग दिया आपने, 8 बार गया। 8 में 2 का भाग दिया आपने, 4 बार गया। 8 में 4 का भाग दिया आपने, 2 बार भाग गया। और 8 में 8 का भाग दिया आपने, 1 बार गया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जो हम यहाँ जो ये संख्याएं काम में ले रहे हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार, कि वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल एक और स्वयं ही हो सकते हैं अभाज्य संख्या कहला रही है, या वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जो हमारी ये अभाज्य संख्याएं हैं इसके अंदर या तो उस संख्या का, जो भी संख्या की आप बात कर रहे हैं, या तो उस संख्या का ही भाग जाना चाहिए या फिर एक का भाग जाना चाहिए। मतलब उस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो वो संख्या खुद अपना गुणनखंड हो सकती है या फिर एक उसका गुणनखंड हो सकता है। तो इसलिए हम अगर इसको थोड़ा तरीके से लिखना चाहें कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आगे तक भी होती है। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको 2 से क्यों शुरू किया है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर आपने यहाँ पर 1 को क्यों नहीं लिखा। तो 1 को भी हम एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि यह हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो भी हमारी संख्या अभाज्य संख्या होगी उसमें कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया था, 2 में 1 का भी भाग जा रहा था और 2 का भी भाग जा रहा था। 3 लिया था, उसमें भी हमारा 1 का भाग जा रहा था और 3 का भाग जा रहा था। पर जो 1 है ना, केवल इसके लिए एक ही संख्या उपलब्ध है हमारे पास में, इसमें 1 का ही भाग जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं, इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। आपको समझ में आया। अब हम अगले टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को वापस से एक्सप्लेन करते हुए और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं।